दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। 2024 का साल जो है वो चुनाव का, लोकतंत्र का जो है वो महोत्सव का साल था। और इस साल हम ये देखते हैं कि अनेक देशों में, दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए और दुनिया की आबादी का तकरीबन 50% लोगों ने जो है अपने मताधिकार का उपयोग किया। अगर हम हिंद महाद्वीप की बात करें तो इसमें बांग्लादेश में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर श्रीलंका में चुनाव हुआ, पाकिस्तान में चुनाव हुआ और भारत में चुनाव हुआ। इसी प्रकार अमेरिका और रूस में भी चुनाव हुए। तो ये जो 2024 का साल था, ये पिछले 10 सालों से, यानी 2014 से 2013 तक का जो काल गुजरा उसमें और ये 2024 में क्या फर्क हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब हैं और डॉक्टर गजाली साहब हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब से ये है कि सर ये बताएं कि पिछले 10 सालों में और इस एक साल में क्या अंतर हुआ। देखिए, अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि पिछले 10 सालों के बाद जो साल गुजरा है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि पिछले 10 सालों में हमको जो भी हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हमारा सबका मानना था कि ये जो मोदी साहब की सरकार आई है, वो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जिस तरह की ये एक नैरेटिव सेट कर रही है, वो आइडिया ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। वो नैरेटिव आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, जो कि हम लोगों ने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में, गांधीयन फ्रीडम स्ट्रगल में सीखा है। सबको साथ लेके चलना, एक जो सोसाइटी की डाइवर्सिटी है उसको समझना, और एक खास तरह का जो गरीब आदमी है, जो कि क्या करना चाहिए, किसी तरह वंचित वर्ग का आदमी, उसके लिए कमिटमेंट की बात करना, ये हम लोगों का आइडिया ऑफ इंडिया था। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पाकिस्तान जो है किस लाइन्स पे बना, उसका क्या रीजन है, क्या है, लेकिन हमने कहा कि हमारा इतना बड़ा देश है, इसकी ट्रेडिशन है, तो इसको हम एक सेकुलर पॉलिटी देंगे और प्रो पीपल हमारा वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये हमारी जो थी, क्या करना चाहिए, वो समझिए कि थाती भी थी और ये हमारी परसूट भी थी। तो हम इस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर चले थे। मोदी साहब की सरकार आई, इसने इस आइडिया ऑफ इंडिया को बिल्कुल उल्टा कर दिया और एक बिल्कुल दूसरी तरह का नैरेटिव सेट किया, जिसमें कि हिंदुत्व जैसी चीज आई और सब आई, जिसका कि वो था। लेकिन क्या हुआ कि इनका जो पिछले 10 सालों में, अच्छा फिर उन्होंने ये भी किया कि जो अपने अपोनेंट्स थे उनको दबाया, किसी को बंद किया, उसके खिलाफ बात करी, मजाक उड़ाया, और यहाँ तक कि अभी जो हफ्ते 3-4 दिन पहले मनमोहन सिंह जैसे आदमी का जो निधन हुआ है, उनके ऐसे शरीफ आदमी का भी बड़ा मजाक उड़ाया गया, सब कुछ बातें कही गई, सब कुछ आप सबको पता ही है। तो ये जो है, क्या करना चाहिए, ये जो सब हो रहा था गलत काम, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही थी पिछले 10 सालों में। और ये लग रहा था कि भाई देश इसी तरह चलता रहा तो शायद हम लोग भी जो है फासिस्ट रिजीम बन जाएंगे, मतलब बिल्कुल इसका बड़ा खतरा था। मेरा ख्याल है कि 2024 ने हमको ये उम्मीद दी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रोटेस्ट होगा गलत बातों के खिलाफ, और देश को जो है कोई एक तरह के एक तानाशाही की तरफ नहीं ले जाया जाएगा। तो चुनाव ये जरूर जीते, लेकिन उसके अलावा, इसके बावजूद भी इनका जो है, क्या करना चाहिए, विरोध शुरू हो गया और बड़ा स्ट्रॉन्ग विरोध शुरू हो गया। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग विरोध की बात यह है, चुनाव को जाने दीजिए कोई स्टेट में कौन जीता, क्या है परसेंटेज, कि पिछले नई सरकार बनने के बाद, मोदी 3 जिसको कहते हैं, बनने के बाद 6 विधेयक ये लाए और 6 विधेयक के पास नहीं करा पाए, उनका विरोध हुआ। इससे पहले ये बात होती नहीं थी, जो भी इन्होंने कह दिया वो हो ही जाता था, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो मैं समझता हूं कि 2024 का साल एक नई उम्मीद लेके आया है इस बात का कि डेमोक्रेसी का एक दोबारा रिवाइवल हो रहा है, और यह हम समझते हैं हमारे लिए बड़े सुकून की और बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ डॉक्टर गजाली साहब हैं। तो गजाली साहब, ये जो चुनाव हुआ और जिसके बारे में अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, इसमें ये उम्मीद थी कि बंगाल में जो है वो बीजेपी जो है वो अपना असर दिखा पाएगी, लेकिन बंगाल में उनकी दाल नहीं गली। इसके खिलाफ उन्होंने, किसी ने सपना, चुनाव, इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, इसके बारे में कुछ बताएं।
सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम मौजू पर आज का डिस्कशन रखा है। मैं भारत और भारत से बाहर जो कुछ घटित हो रहा है उन दोनों पर बात करना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि जो माथुर साहब ने बात कही कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, गलत बात पर लोग आवाज नहीं उठा रहे थे, तो एक चीज ये देखने को मिली कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अब गलत बातों के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। सीरिया का वाकया आपके सामने है। सीरिया जैसी तब्दीली इसी साल में हुई है, जो एक बड़ी तब्दीली है। इसके अलावा इसराइल की जहारियत के खिलाफ पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि यहूदियों तक ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में आवाज उठाई। तो ये एक बड़ी बात है कि पूरी दुनिया अब किसी भी ज्यादती, जहारियत, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है, आवाज उठा रही है। लोग अब सही और गलत को समझ रहे हैं और गलत का साथ देने को तैयार नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत में 2-3 बड़ी बातें हैं। मोदी सरकार शुरू हुई थी विकास के नाम पर, लेकिन पहले 5 सालों में उस विकास का जो चेहरा था वो साफ हो गया और विकास के नाम पर एक अलग तरीके की सरकार आई, जो एक खास तबके को या कहना चाहिए कि हिंदू वोटों को भरमाकर, उनको कंफ्यूज करके, उनको लालच देकर, उनको कुछ नई रोशनी दिखाकर हिंदुत्व की उन्होंने सत्ता पे कब्जा किया। लेकिन इस साल में ये साबित हो गया कि ये सारे एजेंडे बेईमानी, झूठ, नफरत और लोगों को बांटकर राज करने के ऊपर ही टिके हैं। इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पायदार हो, जो देश हित में हो, जिससे आम आदमी का भला होता हो। ये बात इस साल में खुलकर सामने आ गई। जिस तरह का इख्तलाफ, जिस तरह का विरोध महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा था, जिस तरह का विरोध हरियाणा में दिखाई दे रहा था, उसके बावजूद वहां सरकार बन जाना, ये लोगों को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, जो जिसको हमसे छुपाया जा रहा है। इसी तरह जिस तरह एजेंसियों का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा सीबीआई के लिए कहा था कि ये सरकार का तोता है, लेकिन अब सारे ही जो आईनी इदारे हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किसी न किसी तरह सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हो गई हैं। यहाँ तक कि मनमोहन गवर्नमेंट में केग और कोयला घोटाले जैसी चीजें जिस एजेंसी से निकल कर आई, जिन्होंने उसकी रिपोर्ट दी, उनके जिम्मेदार ने भी इस बात को कबूल किया कि ये एक्सपेक्टेड चीजें थी, जिसको उठाकर एक पूरा का पूरा तूफान खड़ा किया गया और एक गवर्नमेंट को बदनाम किया गया इस नाम पर कि वो कालाबाजारी, काला धन और बेईमान, बदउनवान, करप्ट गवर्नमेंट है। जबकि उस करप्शन को इस साल में एक कहना चाहिए संस्थागत तरीके से वो करप्शन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, कि अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाओ और कमीशन उसके बदले अपने आप आ जाएगा दूसरे रास्ते से। तो इसको जो करप्शन था, वो करप्शन अब संस्थागत हो गया है। उसको सीधे तौर पर, क्योंकि केग की कोई रिपोर्ट आई नहीं, उसका बहुत दिन तक कोई जिम्मेदार नहीं बनाया गया। जो ऑडिट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑडिट का डिपार्टमेंट है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं था। आरटीआई को इन्होंने कमजोर कर दिया, अब कोई इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजों के बावजूद कांग्रेस ने
हिमाचल इनसे ले लिया, कर्नाटक इनसे ले लिया, तो अभी तेलंगाना जो है वो कांग्रेस के पास है, झारखंड में दोबारा से उनकी सरकार बन गई है गठबंधन की। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि अब इस साल में जो बात माथुर साहब ने कही कि लोकतंत्र की रिवाइवल का साल ये महसूस होता है। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अब कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू किए हैं जिससे उम्मीद बंधी है। अब वो भगवान से पूछ करके फैसला नहीं कर रहे बल्कि आइन या संविधान को सामने रखकर फैसला कर रहे हैं। जी सलीम साहब। माथुर साहब, ये साल शुरू हुआ था आपकी बार 400 पार से लेकिन ये 400 पार का मामला 240 पे जाके अटक गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की थी। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बड़ा जो है वो वक्त गुजरा है और आप उसकी राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के नतीजे ऐसे क्यों आए कि जिससे जो है वो भाजपा की नींद उड़ गई और उसका वो सपना पूरा नहीं हो सका 400 पार वाला। मैं डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, इससे पहले एक मिनट में इंटरनेशनल सिनारियो पे भी बात करना चाहता हूं जो आपने पिछली बार पूछा था। जी जहां तक इंटरनेशनल सिनारियो का नाम का वो है, उसमें हमें बड़े मिक्स्ड ट्रेंड्स मिल रहे हैं। मतलब ये सही है कि सीरिया में जो हुआ वो वहां के एक तानाशाही उसके खिलाफ था, ये बात सही है। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी बात थी, सब है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें अगर, तो बड़े मिक्स्ड ट्रेंड्स मिल रहे हैं हमको। मिक्स्ड ट्रेंड्स क्या है? एक तरफ जो है लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में, यूरोप के कंट्रीज में लेफ्ट टू सेंटर रिजीम्स आ रही है, जो कि बिल्कुल एक समाजवादी मतलब पैटर्न की रिजीम्स है, सेंटरिस्ट रिजीम्स जो वो आ रही है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जहां की बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट की रिजीम्स आ रही है, दक्षिणपंथी रिजीम्स आ रही है। मतलब ये बड़ा अजीब सा फिनोमिनन है ये। लेकिन अगर आप इसको गहराई से देखें तो दोनों में एक ही बात ठीक है। जहां पर जो राइटिस्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कि दक्षिणपंथी जो आ रही है, जैसे स्पेन में आया शासन वो हुआ, जर्मनी में भी ऐसा आया। इनके पीछे अगर आप देखें उत्तर प्रदेश अमेरिका में भी हुआ, अमेरिका में यूएसए ये सबको ट्रम्प के आने का। तो अगर आप इसको आप बारीकी से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि जो वहां की आम जनता है वो गरीबी और महंगाई वगैरह से इतनी त्रस्त है कि उसको ये बताया जा रहा है कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा भला तभी हो सकता है जबकि जो तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटीज है, ये है वो है, ये सब जो है जब नहीं रहेगी, वो तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है उनको खा रही है, सब खा रही है। तो इस झांसे में जो वहां पर जो है राइटिस्टों को बैक किया जा रहा है। अगर आप देखें तो कुछ कुछ ये स्थिति हिंदुस्तान में भी हुई है कि भाई मुसलमान व्यापारी को मत काम करो, उसको ये मत करने दो। आइडिया ये है कि भाई जो इकोनॉमिक शेयरिंग हो रही है वो ना हो, तो इस तरह की बात है। लेकिन ये जो राइटिस्ट रिजीम से ज्यादा नहीं ठहरेगी, क्योंकि बेसिकली जो आ रही है वो जनता की परेशानी का ये सबब है। ये तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो कि दुनिया में आ रहा है। मतलब ये सब है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि ये दुनिया में जो भी हो रहा है। देखिए बात तो ये है कि वर्ल्ड में जो मोनोपोली कैपिटलिज्म आ रहा है, इससे जो हर आदमी परेशान है, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे साउथ अमेरिका का हो, चाहे एशिया का हो, सब जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हम लोग अगर इसमें बड़ी लंबी चर्चा की जरूरत है, कभी इस पे बैठ के हम लोग करेंगे कि दुनिया की राजनीति किधर जा रही है सब। अब आपने उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का प्रश्न उठाया। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का, जैसे मैं समझता हूं, मिजाज जो है बेसिकली लिबरल है। इसको देखिए, जो गंगा जमनी तहजीब की बात आती है, जो कि हम सारे हिंदुस्तान में चाहते हैं, वो यूपी से ही आती है। और उसका जो एपिक सेंटर है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, ये सब उसके सेंटर्स है। तो बेसिक तो ये है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि लखनऊ का जो आदमी है, यूपी का आम आदमी जो है, बड़ा इमोशनल भी है। तो इमोशन के बहाव में ये बहा के ले गए उसको। मतलब जो भी इन्होंने किया हो, राष्ट्रवाद की बात करी हो या कुछ बात करी हो, सब है। लेकिन आप देखिए उस बहाव में भी यूपी का आदमी जो है क्या कहना चाहिए, वो जैसे लोगों को ख्याल है उत्तर प्रदेश के बाद कि राम मंदिर के बारे में बड़ा परेशान था, या वो चाहते थे कि इस तरह हो ही जाए अयोध्या में। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अयोध्या में आपको पता ही है कि इस बार बीजेपी हार गई, ये है। दूसरे एक बात पे जो जिसमें बहुत कम लोगों की वो निगाह गई, 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद देश में तमाम जगह दंगे हुए।
आपको याद ही होगा। लेकिन अयोध्या में या उसके आसपास कहीं नहीं हुआ, मतलब क्योंकि वहां का पूरा पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल दूसरी तरह का है, पूरा सेकुलर माहौल है। लखनऊ में कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब और जगह हुए, यूपी से काफी दूर भी हुए, मुंबई में भी हुए, आप तो जानते ही है, मुंबई के रहने वाले आप सब है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक मिजाज है वो पूरी तरह लिबरल और डेमोक्रेटिक है, लेकिन यूपी का आदमी इमोशनल है, आपको पता ही है, मतलब तो उसको इमोशन में ये बहा के ले गए उसको, लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि क्या बात है। इसलिए ये जो आपका जो प्रश्न था वो ये था, इसलिए चुनाव में ये हारी भाजपा, और ये और भी बुरी तरह हारती अगर इन्होंने क्या करना चाहिए, मायावती को डरा धमका करके जो है उसको मैदान में न उतारा होता, और उसके आपको तो पता है उसके जो कैंडिडेट्स उसकी भी लिस्ट उन्होंने बदलवा दी कि भाई और अच्छे कैंडिडेट खड़े करो। जो एक पूरा स्टेट सर्वे हुआ है इसका, हमारे एक मित्र ने किया है, उसमें ये था 17 सीटें ये लोग और हार जाते अगर मायावती को ये फोर्स ना किया जाता कि भाई तुम भी चुनाव लड़ो, मतलब ये सब है। इनका पूरा सफाया होने वाला था उत्तर प्रदेश से, मतलब ये सब है। और इस तरह की सब जो पोजीशन जो है बन रही है, तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में इनका आपने देखा उनका वो सब जो है क्या कहना चाहिए बिल्कुल लॉस हो गया। उत्तर प्रदेश में हो गया, 2 स्टेट जो कि मोदी साहब की को 2019 में लाई थी पावर में, मतलब ये सब है। तो अब सवाल ये है कि अब इस बात को आगे देखा जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 में एक रिवाइवल हुआ है डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का, हर एक जगह सब हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि इनके पैरों से जमीन तो सरक रही है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक है कि भाई कोई आदमी ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति का ना हो। अब अगर आप इतिहास देखें हमारा, तो नेहरू साहब के पास पूरी पूरी मेजोरिटी थी, उनके कहने से पूरा देश चलता था, लेकिन उन्होंने खुद लिखा एक जगह कि मुझे ये डर है कि कहीं मैं तानाशाह ना हो जाऊं, मतलब बिकॉज ही वाज द जेन्युइन डेमोक्रेट। ये लोग जो है फर्जी डेमोक्रेट है, मतलब ये तो डेमोक्रेसी का लाभ उठा करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और जैसे डॉक्टर गजाली साहब ने कहा अभी, कुछ अपने खास लोगों को, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जनता को भुलावे में रख करके। तो मैं समझता हूं कि ये वाली बात, ये रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का, ये 2024 की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस स्टेट में कौन जीता, क्या हारा, क्या मैनिपुलेशन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब, ये तो मैं समझता हूँ बात की बातें हैं, उसमें तो छोटी बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लग रहा था हमको सारा देश सुस्त पड़ा हुआ है और कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा किसी गलत बात के खिलाफ, वो बात खत्म हो गई, मतलब। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बड़ा हेल्दी डेवलपमेंट है। और इससे अब ये है कि हमारा जो, जिसको मैं कहूंगा रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक स्पिरिट हुआ है देश में, 24 ने सबसे बड़ा हमको ये समझिए उम्मीद का मैसेज दिया। गजाली साहब, मैं थोड़ा सा भविष्य की तरफ भी जाता हूं अभी सवाल के जरिए से। इसमें भूत भी है और भविष्य भी है। तो दिल्ली में बड़ी उम्मीदें थी कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके इलेक्शन लड़ेगी तो भाजपा का जो है वो सफाया कर देगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वो दोनों जो है वो मिल के लड़े, इसके बावजूद भाजपा का बाल बीका नहीं हुआ, बल्कि भाजपा जो है वो सारी सीटों पर जीत गई। अब अगला इलेक्शन जो आने वाला है बहुत जल्द, वो दिल्ली का जो है वो राज्य का इलेक्शन है, और इसमें कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। तो आप जरा सा ये बताएं मुख्तसर में कि पिछली मर्तबा साथ में लड़ने के बावजूद ये लोग कुछ क्यों नहीं कर सके, और अब जबकि अलग अलग लड़ेंगे तो क्या कर सकेंगे? सलीम साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और मैं दिल्ली को जिस नजर से देखता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं बंगाल। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं किया। वहां कांग्रेस, लेफ्ट, ममता, ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़े और बीजेपी एक तरफ चुनाव लड़ी। नतीजा ये हुआ कि वहां ममता बनर्जी ने स्वीप किया, उसने अपनी अक्सरियत को बचा लिया। वही फार्मूला अब इन लोगों को यहां समझ आया है दिल्ली में कि अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी ये नैरेटिव बनाएगी कि करप्ट एक साथ हो गए हैं। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, और इसका फायदा दोनों पार्टियों को होगा। मेरा जैसा आदमी लोकसभा में भी इस बात को बहुत जोर से कह रहा था, मैंने कई आर्टिकल लिखे कि
बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, तो इनको फायदा होगा। सवाल यह है कि जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है उस रास्ते पर आम आदमी पार्टी भी चलने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी का वोट बैंक आम आदमी पार्टी पूरा का पूरा खा लेगी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है या सेकुलर वोट बैंक है वो कांग्रेस को मिलेगा। आप देखिएगा कि दिल्ली इलेक्शन में इस बार कांग्रेस की एंट्री हो जाएगी और 10 से 15 सीटें, जहां तक मैं समझ रहा हूं, इस बार कांग्रेस ला पाएगी इस अलग अलग चुनाव लड़ने के नतीजे में। एक जगह पर कांग्रेस ने गलती की है और उस गलती को कांग्रेस को सुधारना चाहिए, वो है अजय माकन का बयान। वो बयान गलत था, उस बयान की मजम्मत होनी चाहिए, अजय माकन को इसके बारे में बताना चाहिए। और दूसरा है नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को खड़ा करना अरविंद केजरीवाल के मुकाबले। अगर संदीप दीक्षित को ओखला या सीलमपुर इस तरह के किसी इलाके से खड़ा किया जाता तो संदीप दीक्षित जीत जाते। वहां जो टफ फाइट होगी नई दिल्ली में वो दोनों पार्टियों के हक में नहीं है। तो दिल्ली के अंदर अलग अलग चुनाव लड़के इन दोनों को फायदा मिल सकता है। इस बार का सिनेरियो इसी तरह का है। गजाली साहब, दिल्ली के बाद जो चुनाव होने वाला है वो हरियाणा बिहार का चुनाव है। तो बिहार में अलग अलग किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं और अभी नीतीश कुमार दिल्ली भी आए थे, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई और वो वापस लौट गए। तो आपको क्या लगता है कि इस साल बिहार में क्या होगा? कुछ परिवर्तन आएगा, कोई चमत्कार होगा या कि स्टेटस को रहेगा? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार फंस गए हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को फंसा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार फंस गए हैं और इसका इंडिकेशन वहां के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने दिया है अटल बिहारी वाजपेयी की जो सालगिरह थी उसके मौके पर कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को यही हमारी श्रद्धांजलि होगी कि बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाए। अब नीतीश कुमार के सामने मसला यह है कि वो एनडीए से या तो अलग हो जाएं। अलग होते हैं तो उनके एमपी जो बीजेपी के कांटेक्ट में वो उनके साथ छोड़ देंगे। अगर वो अलग नहीं होते हैं तो असेंबली में इस बार उनका सफाया हो जाएगा, यानी बीजेपी उनको निगल जाएगी। अब नीतीश कुमार जैसे समझदार आदमी को इसमें फैसला करना पड़ेगा कि वो किस तरफ रहना चाहता है। अभी आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में चिराग पासवान के जरिए उनकी 73 सीटों से घटकर 43 रह गई और इस बार 43 भी घट करके 10-12 सीटों पे वो सिमट जाएंगे। अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो फिर एक बार महागठबंधन की वहां सरकार बन सकती है। इस तरह के हालात हैं और वहां दो ही तरह की चीजें रहेंगी, महागठबंधन और बीजेपी। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प वहां बनने वाला है नहीं। तो ये नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें और किधर जाएं। यही सूरत हाल इस वक्त है बिहार। प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है। कल मेरी बिहार के एक राज्यसभा के सांसद से मुलाकात हुई। अभी अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, हेगड़े साहब। मैंने उनसे पूछा कि अगर नीतीश कुमार अलग नहीं होते तो क्या मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाते? तो उन्होंने कहा कि नहीं बन पाते। तो मैंने कहा कि फिर आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस ने जो है वो उसको टाल मटोल किया और वो
उसके नाम नहीं बताए और कांग्रेस चाहती थी कि आखिरी वक्त में कम सीटें दे, इस वजह से जो है वो नीतीश कुमार को मजबूरन अलग होना पड़ा। तो आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार के पास अब ऑप्शन क्या है? क्या कांग्रेस को ब्लेम कर करके वो जो है अपनी राजनीति चला सकेंगे और अगला चुनाव जीत सकेंगे एनडीए के साथ रह के, या उनको मजबूर होकर जो है वो आरजेडी के साथ आना पड़ेगा? और अगर वो आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो केंद्र में जो उनका समर्थन है उसका क्या होगा? वो खुमार बाराबंकी साहब का एक शेर है कि मैं कैसे कह दूं कि वो बेवफा है, मुझे उसकी मजबूरियों का पता है। तो दिक्कत यह है कि तमाम लोगों को नीतीश कुमार की मजबूरियों का नहीं पता, इसलिए वो जो है क्या करना चाहिए, बिहार की राजनीति को नहीं समझ पाते हैं। मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार उन तमाम लोगों में है जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे मोदी साहब और मोदी साहब की भाजपा, मैं उसको मोदी साहब की भाजपा कहता हूं, कमजोर होती है और कैसे वो इनका दामन छोड़ के भागते हैं। मतलब ये सब वो लोग हैं जिसके लिए कहा जाता है कि प्रोवर्बियल रैट्स ऑफ ए सिंकिंग शिप, मतलब ये सब उसका इंतजार कर रहे हैं। इनका मोदी साहब के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, और जहां तक मेरी सूचना और समझ है वो चाहते भी नहीं मोदी साहब के साथ रहना। कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से साथ है, मतलब ये सब है। बिहार में जैसी राजनीति चल रही है कहना मुश्किल है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो यह है कि तेजस्वी यादव साहब जो हैं वो ग्राउंड गेन कर रहे हैं। पिछली बार भी वो बहुत कम सीटों से सरकार बनाने से चूके हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश साहब जो है इसको एसेस कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, और जिस दिन उनको लगेगा कि मतलब ये है कि उनका पल्ला भारी हो रहा है और मोदी साहब का पल्ला थोड़ा नीचे जा रहा है, उस दिन वो छोड़ देंगे। लेकिन जब तक उन्हें ये पूरा यकीन नहीं हो जाता कि वो जो है क्या करना चाहिए, इस तरह की बात है, तब तक वो बने रहेंगे और उनकी एक एम्बिवलेंट एटीट्यूड बनी रहेगी, दोनों दो तरफा वाली। ये बात गलत है कि वो कांग्रेस से नाराज होकर वहां चले गए, यहाँ चले गए, ऐसी बात नहीं है। बात यह कि कांग्रेस को ऑलरेडी कुछ अंदाज था इस बात का कि इनकी जो नीयत ठीक नहीं है और शायद ये मोदी साहब के साथ चले जाए, इसलिए उन्होंने उसका इंडिया अलायंस का कन्वीनर नहीं बनाया, जो कि बात जाहिर है। मतलब लेकिन मुझे लगता है यह है कि जो नीतीश साहब की बेसिक ट्रेनिंग है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, उसकी रुझान जो है, ये मेरा मानना है, वो लेफ्ट ऑफ सेंटर है, और वो मोदी साहब के साथ और भाजपा की के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। ये मेरा मानना है। देखिए आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग जो है वो 2024 के बारे में जो गुजरा है अभी अभी, उसमें क्या क्या हुआ और आगे 2025 में क्या क्या हो सकता है, इस पर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब थे और डॉक्टर गजाली थे। हम उन दोनों के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह के विषयों पर उनसे बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।